तो भाई एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न के बाद उनका फोटो शूट हुआ है उनके रेंडर्स के लिए, जो हमें जो है ग्राफिक कार्ड में जब उनका फोटोज वगैरह देखने को मिलेंगे तो वो यही सब तो उसी का फोटो शूट हुआ है। तो काफी प्यारे फोटोज है। वैसे भाई स्मैकडाउन के ऊपर चलते हैं अब हम, जो है स्मैकडाउन के ऊपर काफी कुछ हुआ है। WWE वुमेन्स चैंपियनशिप दांव पर लगी थी, उसके अलावा मॉन्स्टर्स के भी बहुत ही तगड़ी लड़ाई हुई और क्वालिफिकेशन मैचेस भी काफी सारे देखने को मिले थे। सोलो स्क्वाड ने लास्ट टाइम अटैक किया था कोडी रोड्स के ऊपर, इस वजह से कोडी रोड्स आज जो है मंडे स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं। वो रिंग के अंदर आते हैं, कहते हैं कि किस बारे में बात करनी है, लेकिन मैं जानता हूं मुझे किस बारे में बात करनी है। एलिमिनेशन चेंबर में काफी सारे बंदे होने वाले हैं। क्या लोगन पॉल जीत सकता है? सब बू करते हैं। या फिर मेरा दोस्त वॉइस ऑफ वॉइस लेसेस CM पंक जीत सकता है? और हाँ, उसमें ड्रू मैकिंटायर भी होने वाला है, तो क्या वो जीत सकता है? और इसके अलावा सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जॉन सीना होने वाले हैं, क्या वो जीत सकते हैं? लेकिन कोई भी जीते, आज जो है क्वालिफिकेशन मैच भी होने वाला है, तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें इंटरप्ट करते हैं ड्रू मैकिंटायर। ऑफ कोर्स नॉट भाई, जब कोडी रोड्स होमलैंडर रिंग के अंदर हो तो उसे इंटरप्ट करने के लिए बुचर द ड्रू मैकिंटायर क्यों नहीं आएगा? तो ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि बस तुमने मेरे बारे में इतना ही कहा कि और ड्रू मैकिंटायर भी बस? तो कोडी रोड्स कहते हैं कि अच्छा तुम्हें अपना अनाउंसमेंट फिर से करवानी है, तो ठीक है मैं फिर से बोल देता हूँ, मुझे माफ करो, तुम्हें कम आके लिया, तुम्हें अच्छे तरीके से अनाउंस नहीं किया, तो सुनो, और ड्रू मैकिंटायर भी होने वाला है। अब ठीक है, तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि हाँ बस आल्सो ड्रू मैकिंटायर, हाँ और ड्रू मैकिंटायर भी, यही है सिर्फ मेरे लिए। हाँ देखो यहाँ पर मैंने क्या कुछ किया, मल्टीपल चैंपियन हूँ, एलिमिनेशन चेंबर 2 बार जीता है, रॉयल रंबल विनर हूँ, मनी इन द बैंक विनर हूँ, बहुत कुछ किया है मैंने, और तुम फिर भी कह रहे हो और ड्रू मैकिंटायर भी? हाँ तुम क्या समझते हो तुम अपने आप को? हाँ कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तो बहुत बढ़िया बंदा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो। तो सुनो, अगर तुम चेंबर को जीत लेते हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो लड़ने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर अचानक से भाई जेकब फाटू एंट्रेंस कर लेते हैं। भाई जेकब फाटू रिंग के अंदर आते हैं और वो ड्रू मैकिंटायर से कहते हैं कि हे ड्रू, पता है क्या, मैं आज जीतने वाला हूँ और मैं जा रहा हूँ चेंबर, और उसके बाद चेंबर में मैं तुझसे भी मिलूंगा वहां पर, और उसके बाद मैं रेसलमेनिया जाऊंगा और उस टाइटल को वापस लाऊंगा अपने ब्लड लाइन में, अपने परिवार में, जो छीना गया है हमसे इस गधे के द्वारा। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि ओहो, लगता है पूरा अरीना ये चाहता है कि जेकब फाटू वर्सेस ड्रू मैकिंटायर हो, लेकिन ये हो सकता है, लेकिन मैं क्यों करूं, मैं तो ऑलरेडी चेंबर में जा चुका हूं। तो कोडी भाई ये तुम्हारे लिए आया है, मैं तो चला। तो भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ से निकल लेते हैं और जेकब फाटू भाई कोडी रोड्स के चक्कर लगाने लगता है वो उसके आसपास के, और टाइटल को घूरने लगता है। जिसके बाद कोडी रोड्स ये कहते हैं कि ओ जेकब, मैं देख रहा हूँ तुझे, तू क्या सोच रहा है, लेकिन अगर तुझे वो करना है तो उसके लिए तुझे क्वालिफिकेशन मैच जीतना होगा, उसके बाद चेंबर जीतना होगा, और उसके बाद शायद हम जो है रेसलमेनिया में मिल सकते हैं। जिसके बाद भाई अचानक से स्क्रीन के ऊपर एक कार आती है, कार से निकलता है सोलो सिकोआ, जेकब फाटू से मिलने जाने लगता है, कोडी रोड्स भी जाने लगता है, लेकिन जेकब फाटू कोडी को रोकता है और वो कहता है कि सबसे पहले मैं बात करूंगा सोलो सिकोआ से, ये हमारा पारिवारिक मामला है। जिसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं कि हाँ तेरा पारिवारिक है, लेकिन तेरे बाद तू जाकर उससे बात कर ले, उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। तो जेकब फाटू भाई काफी गुस्से में बैक स्टेज चले जाते हैं और तामा तोंगा भाई एक गार्ड से पूछते कि तो सोलो को देखा क्या, कहाँ है सोलो? तो वो बता देता है कि सोलो आगे है, लेकिन जेकब फाटू भाई उस गार्ड के ऊपर अटैक कर देता है और फिर पूछता है कि कहाँ है सोलो, कहाँ है? तो इसके बाद भाई ये लोग जो है शो के ऊपर पूरा ढूंढ ही रहे होते हैं सोलो सिकोआ को, ढूंढेंगे जब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल चलते हैं क्वालिफिकेशन मैच की तरफ। नाओमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन दोनों एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि इन दोनों का एक एलिमिनेशन चेंबर क्वालिफाइंग मैच होता है यहाँ पर, जो कि काफी एंटरटेनिंग मैच था भाई। ऑफ कोर्स नॉट भाई चेल्सी ग्रीन का मैच हो और वो एंटरटेनिंग ना हो भाई, ऐसा हो सकता है। तो भाई मुझे तो पर्सनली काफी एंटरटेनिंग मैच लगा ये नाओमी वर्सेस चेल्सी ग्रीन भाई, बहुत ही अमेजिंग मैच में से कहूंगा, क्योंकि भाई मुझे तो मजा आया भाई। तुम्हारे थॉट्स कमेंट में बता सकते हो। एंड में यहाँ पर नाओमी जो एक फिस्ट बस्टर हिट करती है, उसके बाद अपना फिनिशर मूल सॉल्ट हिट करके चेल्सी ग्रीन के ऊपर पिन करके जीत जाती है और क्वालिफाई कर लेती है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर मैच जो है काफी स्टैक्ड हो चुका है, काफी बड़े बड़े सुपरस्टार्स है भाई उसके अंदर। और इसके बाद जो है बियंका बलेयर और नाओमी बैक स्टेज में जाते हैं, निक ऑल्डिस उन्हें एक फुटेज दिखाते हैं, उन्हें पता चलता है कि जेड गार्गिल के ऊपर किसने अटैक किया है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि यही इन दोनों ने ही अटैक किया है, क्योंकि वहां पर रखेल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन हमें स्पॉट होते हैं। और वो नाओमी और बियंका बलेयर कहते हैं कि हाँ हम तो जानते ही थे कि यही है और कोई हो ही नहीं सकता। निक ऑल्डिस कहते हैं कि मैं एडम पेयर से बात कर रहा हूँ इस बारे में, हम जो छानबीन करेंगे कि क्या यही है लोग या फिर कोई और। तो भाई इस फुटेज का फायदा क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ, क्योंकि ये फुटेज जो है हम ऑलरेडी तब देख चुके हैं जब जेड गार्गिल के ऊपर अटैक हुआ था। हमने वहां पर देखा था कि लिव और रखेल है, लेकिन हम जानते हैं कि उन्होंने तो अटैक नहीं किया, किसी और के ही काम है भाई। इसके बाद जो है केविन ओवंस और सैमी ज़ेन के ऊपर जो अटैक किया था उन्होंने, तो सैमी ज़ेन उसके बाद जो है एक फुटेज भेजते हैं, जैसे उसका दोस्त केविन ओवंस भेजता है, जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ केविन की तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम
तुम जो है हमेशा जो है मुझे ऐसे ही धोखे देते रहते हो, लेकिन इस बार कुछ अलग है। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या कर रहे हो। मैं वहां पर आया था, तुम्हारी मदद की मैंने मैंने एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हारे पास रहा। मैं तुम्हारे बैड टाइम पर, मेरी आंखों में आंसू थे जब तुम जो है इतनी बुरी हालत में थे, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, तुम्हारी देख रेख की, लेकिन उसके बावजूद तुमने ऐसा किया। तुम मेरा करियर खत्म करना चाहते थे और तू क्या चाहता था कि कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करूं, मैं उसे लैडर पर ना चढ़ने दूं, ग्रैब ना करने दूं टाइटल्स को, हाँ मैं कोडी रोड्स को धोखा दे दूं, तू ये चाहता था। मैं वो नहीं कर सकता, मैंने तेरी मदद नहीं की इसलिए तू मेरा करियर खत्म करने वाला था। ये गलत है। और अब जब हमारा आमना सामना होगा तो वहां पर सिर्फ हम दोनों की लड़ाई होने वाली और कुछ नहीं। जिसके बाद केविन ओवेंस भी एक वीडियो फुटेज भेजते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि तू ये सब सोच रहा है। तो सुन, बात ये है कि मैंने जो है पिछले 6 महीनों में 3 ऐसे बंदों को अपने ऊपर टर्न होते हुए देखा है। 3 ऐसे लोगों ने मुझे धोखा दिया जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, और अब जो है चीजें बदल चुकी हैं। लेकिन अगर तू यही चाहता है तो ठीक है, केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन, ये वहीं पर होगा जहां पर हमने शुरू किया था सब कुछ। कनाडा में एलिमिनेशन चेंबर होने वाला है, वहीं पर हम मिलेंगे। तू चाहे फिट हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आना और मुझे ढूंढ लेना। तो भाई या तो इनका मैच होगा या फिर बहुत बड़ी ब्रॉल होने वाली है एलिमिनेशन चेंबर टोरंटो में। तो भाई देखेंगे क्या होगा, क्योंकि मैच तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जो भी होगा काफी मजा आएगा। इसके बाद शो के ऊपर मोटर सिटी मशीन गन्स आते हैं, उनका मैच होता है अगेंस्ट लॉस गार्जास भाई। और भाई काफी बेहतरीन एक्शन पैक टैग टीम मैच हमें ये देखने को मिलता है। लॉस गार्जास भी अपनी बेहतरीन स्किल्स का प्रदर्शन करते हैं, जो कि मुझे हमेशा इंप्रेस करते हैं भाई ये दोनों। मैं तो कहता हूँ भाई बहुत बढ़िया सुपरस्टार है, बहुत बढ़िया टैलेंट है, इनको थोड़ा यूटिलाइज करना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पर लेकिन एंड में यहाँ पर मोटर सिटी मशीन गन्स अपना जलवा दिखाते हैं और एंड में अपना फिनिशर स्कल एंड बोन्स हिट करके इस मैच को जीत जाते हैं, जिस वजह से शायद वो आगे अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी उन्हें टैग टाइटल्स के लिए। इसके बाद शो के ऊपर नाकामुरा अपनी बेहतरीन एंट्रेंस करते हैं। तो भाई डेफ रेबल ने भले ही घटिया काम किया हो, लेकिन नाकामुरा की एंट्रेंस भाई काफी बढ़िया है। लेकिन नाकामुरा यहाँ पर पहले तो जापानी भाषा में कुछ भोंकते हैं, लेकिन उसके बाद वो इंग्लिश में बोलने लगते हैं, तो समझ में आता है कि क्या बोल रहा है। तो वो ये कहते हैं यहाँ पर कि मैं जो है ढूंढ रहा हूँ, मैं पीछे परछाइयों में छुपा हुआ था, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए कोई बेहतरीन अपोनेंट। भाई मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भाई हर चैंपियन जो है अपने लिए अपोनेंट ढूंढ रहा है। भाई एक जमाना था जब अपोनेंट्स भाई खुद चल के जाते थे, उनकी नजरें होती थी चैंपियंस के ऊपर, सब लोग जो है चैंपियंस को मारने पर तुले होते थे। ये भाई कौन सा जमाना आ गया है जहां पर खुद चैंपियंस ही ढूंढ रहे हैं कि भाई मुझे कोई अच्छा अपोनेंट मिल जाए ताकि उसके साथ में एक बेहतर स्टोरी दे सकूं। भाई बड़ा पता नहीं क्या कुछ हो चुका है आजकल WWE में, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। वेल इसका जवाब देने के लिए यहाँ पर LA नाइट आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुझे एक बेहतरीन अपोनेंट चाहिए, तो मुझसे बेहतर कौन हो सकता है। मैंने तुझे BFT हिट की थी, मैं जीतने वाला था, लेकिन ब्लड लाइन ने आकर सत्यानाश कर दिया था। लेकिन अब कोई ब्लड लाइन नहीं है, अब हम लड़ सकते हैं। अब ये जो अनसॉल्व्ड बिजनेस है फिक्स किया जा सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर ऑसम द मिज आ जाते हैं और वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि देखो LA नाइट को, वो फिर से यहाँ पर भीख मांग रहा है एक मैच के लिए। हाँ मैं जानता हूँ तुम सभी से बहुत पसंद करते हो, और भाई मैं सच बताऊंगा, पहले एक पॉज लेते हैं। LA नाइट और द मिज का ये जो प्रोमो था ना भाई, यहाँ पर अमेजिंग भाई, सबसे एंटरटेनिंग प्रोमो मुझे लगा। और भाई कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग में रह जाती है हमेशा के लिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं भाई। तो ये शायद वही मोमेंट है जो अब शायद मेरे हमेशा दिमाग में रहने वाला है। अगर रहा तो मैं हमेशा बात करता रहूंगा भाई इसके बारे में शो, क्योंकि यहाँ पर द मिज ने जो किया भाई वो रोने लगा। वो LA नाइट ने यहाँ पर कहा कि तुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तुझे छोड़ के चले जाना चाहिए WWE, जैसे जॉन सीना जा ही रहा है तू भी उसके साथ चला जा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई तुझे यहाँ पर याद नहीं करने वाला। ये सब भी यही चाहते हैं। तो भाई सब बाय बाय बोलने लगते हैं, मिस को कहते कि जा जा भाई तू भी रिटायर हो जा। मिस भाई रोने की एक्टिंग करते हैं और वो कहते हैं तुम मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम सब मुझे जाने के लिए कह रहे हो, ये गलत है। देखो LA नाइट ने कहा था कि मैं रो सकता हूँ, कोई भी रो सकता है, अपनी भावना व्यक्त करने में क्या दिक्कत है। तो LA नाइट कहते हैं कि हाँ मैंने ये कहा था, लेकिन अपना रोतड़ा बंद करे, तू और ड्रू मैकिंटायर एक जैसे हमेशा रोते रहते हो और हमेशा उन्हीं पुरानी बातों को दोहराते रहते हो कि मैंने ये किया वो किया। सुन, तूने 10 साल पहले हराया था जॉन सीना को, तू अभी भी उसी चीज में जी रहा है। आज यहाँ पर आ और देख ये गेम किसका है, LA नाइट। लेकिन तभी द मिज अटैक कर देते हैं और पलटवार करके BFT में पकड़ लेते हैं LA नाइट, लेकिन वो भाग जाते हैं भाई द मिज। उसके बाद वो अपनी शर्ट उतार कर वापस रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला जो है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई यहाँ पर निक ऑल्डिस आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तुम दोनों को शायद नाकामुरा से लड़ना है, नाकामुरा भी एक बेहतरीन अपोनेंट चाहता है अपने लिए, तो ठीक है तुम दोनों आपस में लड़ो, जो जीतेगा उसे मिल जाएगा मौका। तो यहाँ पर भाई LA नाइट जो है वो द मिज की जो सर पर पहनते हैं ना भाई एक पट्टा सा, वो उठाकर खुद ही पहन लेते हैं भाई LA नाइट। वो काफी बढ़िया लगा भाई, मुझे इंटरेस्टिंग चीज थी। वेल इसके बाद जो है शो के ऊपर ये मैच हो LA नाइट वर्सेस द मिज का मैच स्टार्ट हो जाता है। रिंग साइड पर नाकामुरा मौजूद होती है। मैच जो है ऑब्वियसली भाई काफी बढ़िया होता है, क्योंकि ये शायद एक ड्रीम मैच भी तुम एक से कंसीडर कर सकते हो भाई, क्योंकि LA नाइट वर्सेस द मिज एक्चुअल में भाई एक ड्रीम मैच है भाई देखा जाए तो ये हमें देखने को मिल गया। तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है जो इसमें अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हैं। एंड में वो जो है स्कल क्रशिंग फिनाले
वाले देने जाते हैं, लेकिन LA नाइट जो है एंड में पलट वार करके BFT हिट कर देते हैं। उसके बाद टॉप रोप पर चढ़ते हैं और एक टॉप रोप से सुपर एल्बो ड्रॉप हिट करते हैं अपना, और उसके बाद पिन करके जीतते हैं। कहते हैं कि तुझे मैं BFT हिट करके नहीं, एल्बो ड्रॉप से जीतूंगा। मिस की यही औकात है ऐसा दिखाने के लिए। तो यहाँ पर वो नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। नाकामुरा रिंग के अंदर आते हैं और अपना बढ़िया सा फोटो शूट करवाते हैं अगेंस्ट LA नाइट। अपने मैच को ये जो लोग जो है यहाँ पर हाइप कर देते हैं पूरे तरीके से। शायद एलिमिनेशन चेंबर में हमें इनका मैच देखने को मिलेगा, वहीं पर होना चाहिए भाई। इसके बाद जो है मिस पिट पटा गए तो भाई वो बैक स्टेज में जाते हैं। यहाँ पर अंदर राधे उन्हें मिलते हैं और कहते हैं कि मैंने देखा तुझे, तू कितना बढ़िया कर रहा था, तुझे कुछ सीखने की जरूरत है, मैं तुझे सिखा सकता हूँ अगर तू चाहे तो। और यहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद मिस से बात करने के लिए कार्मेलो आ जाता है और कहते हैं कि मैं जानता हूँ इन लोगों को तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कोई इज्जत है ही नहीं यहाँ पर। मिस कहते हैं कि क्यों ना हम दो टीम अप कर ले, हमारी इज्जत हो जाएगी। तो कार्मेलो कहते हैं कि नहीं चल हट। वेल तो यहाँ पर एक और पॉज लेते हैं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पर कार्मेलो और द मिज है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि भाई द बॉयज अगर इसे रिलेट किया जाए तो द डीप यानी कि द मिज द डीप है और ए ट्रेन भाई हमेशा कहता हूँ मैं, कार्मेलो जो है ए ट्रेन है। तो यहाँ पर मुझे तो ए ट्रेन और द डीप दिख रहे हैं द मिज और कार्मेलो हिव्स के अंदर इस फ्रेम में भाई। तो पिछले स्मैकडाउन पर हमें होमलैंडर और द डीप दिखे थे यानी कि द मिज और कोडी रोड्स एक साथ दिखे थे, और इस बार जो हमें ए ट्रेन और द डीप दिख चुकी है एक साथ यानी कि द मिज और कार्मेलो हिव्स। तो भाई लोड हो रहा है भाई, WWE जो है पूरा द बॉयज से इंस्पिरेशन लेके चीजें जो है पुल अप करने वाला है भाई। और उसके बाद जो है कार्मेलो हिव्स अपनी एंट्रेंस करते हैं, क्योंकि उनका मैच अगेंस्ट R-Truth होता है, जो कि पता नहीं उन्होंने कैसे बना दिया, क्योंकि R-Truth जाकर कार्मेलो से कुछ बात करते हैं, वहां पर बात अच्छे से बनती नहीं है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप करके R-Truth एंट्रेंस करते हैं। भाई ये अपना गाना क्यों नहीं भूलता है, सब कुछ भूल जाता है लेकिन गाना नहीं। कार्मेलो हिव्स जो है एंट्रेंस के दौरान ही अटैक कर देता है R-Truth के ऊपर। उसके बाद ये मैच हो जाता है शो के ऊपर। R-Truth जो है फिर से अपने चाइल्डहुड हीरो जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने का ट्राई करते हैं, लेकिन कार्मेलो हिव्स देने नहीं देता है भाई। ना नकल शक्ल हिट होने देता है और ना ही एटीट्यूड एडजस्टमेंट हिट होने देता है। एंड में जो है अपना लेग ड्रॉप, सुपर लेग ड्रॉप जिसे कहा जाए, ये ट्रेन की फुर्ती दिखाकर वो हिट करता है R-Truth के ऊपर और पिन करके इस मैच को जीत जाता है कार्मेलो हिव्स। और उसके बाद ट्रिस स्ट्रैटस मौजूद है भाई रिंग साइड पर ऑडियंस के बीच। वो उनसे कुछ पूछा जाता है कि आप यहाँ पर क्यों हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो है एलिमिनेशन चेंबर के लिए भी इंतजार करूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, देखते हैं कि क्या होगा। बैक स्टेज में नाया जैक्स और कैंडिस लेरे आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर अचानक से एलेक्सा ब्लिस आ जाती है, और भाई अगर तुम्हें पता हो तो एलेक्सा ब्लिस और नाया जैक्स की काफी बेहतरीन हिस्ट्री रही है। तो नाया जैक्स कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ जब अपने दोस्त धोखा देते तो कैसा लगता है। तो एलेक्सा ब्लिस कहते हैं कि मैं वो सब बातें नहीं करना है, मैं यहाँ पर कहना है कि देखो लिली और मैं चेंबर जीत जाएंगे, और उसके बाद जो है शायद अगर तुम चैंपियन बन जाओ तो हम लोग लड़ सकते हैं आपस में, है ना। चलो देखते हैं तो क्या तुम जीतोगी या नहीं। लेकिन इसी के दौरान यहाँ पर एक क्रीपी मैसेज देखने को मिलता है व्हाइट सिक की तरफ से, क्योंकि काफी ग्लिचेस होते हैं, और यहाँ पर लिख कर आता है डू यू फील इन चार्ज। तो क्या ये एलेक्सा ब्लिस के लिए कि क्या तुम अभी भी कंट्रोल में, चार्ज में फील कर रही हो या नहीं। तो भाई अब चीजें बढ़िया होने वाली है, क्योंकि व्हाइट सिक और एलेक्सा ब्लिस का कॉम्बिनेशन भाई बहुत बढ़िया हो सकता है वेल शो के ऊपर। इसके बाद WWE चैंपियनशिप के लिए, वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए नाया जैक्स और टिफानी स्ट्रैटन का मैच होता है। ये दोनों अपने एंट्रेंस करते हैं और इस मैच को बड़े ही गौर से हमारी क्वीन एक वियर्ड एंगल से टीवी पर देख रही होती है इस मैच को। बैक स्टेज में लिलियन गार्सिया इस मैच को अनाउंस करते हैं। उसके बाद शो के ऊपर ये मैच स्टार्ट हो जाता है। टिफानी स्ट्रैटन इसमें हम भाई बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाती हैं, और नाया जैक्स भाई भरपूर जीतने का कोशिश करती है। एक सुपर समॉन ड्रॉप हिट करती हैं, उसके बाद एक सुपर लेग ड्रॉप हिट करती हैं टॉप रोप से, लेकिन दोनों के ऊपर किक आउट हो जाता है, जो देखकर भाई हर कोई हैरान था, इनफैक्ट शार्लेट फ्लेयर भी। और उसके बाद जो है टिफानी स्ट्रैटन अपना जलवा दिखाती है, रिंग साइड पर टॉप रोप से अपना मूल सॉल्ट हिट करती है, देन उसके बाद रिंग के अंदर ले जाती है, एक सॉन्टॉन हिट करती है, पिन करती है, लेकिन यहाँ पर किक आउट। टिफानी स्ट्रैटन उठाने का ट्राई करती है नाया जैक्स को, लेकिन नाया जैक्स पर वार करके एनालेटर हिट करने जाती है। तो यहाँ पर पावर का ट्राई करने जाती है नाया जैक्स के ऊपर, लेकिन वो भी नहीं कर पाती। एनालेटर हिट कर देती है नाया जैक्स, लेकिन टिफानी स्ट्रैटन हट जाती है। उसके बाद नाया जैक्स को एक स्पाइन बस्टर हिट करती है भाई टिफानी स्ट्रैटन। मैच में 2 बार हुआ था भाई ये। उसके बाद एंड में अपना प्रीटियस्ट मूव शॉट एवर लगाने जाती है, तो कैंडिस लेरे मैच में इंटरप्ट करती है, टिफानी स्ट्रैटन के ऊपर अटैक कर देती है। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म हो जाता है, और उसके बाद ये दोनों धोने लगते हैं यहाँ टिफानी स्ट्रैटन को बुरी तरीके से, लेकिन यहाँ पर ट्रिस स्ट्रैटस बीच में आती है और रोक लेती है इन दोनों को, इन दोनों के ऊपर अटैक करती है और बचा लेती है टिफानी स्ट्रैटन को थोड़ी देर के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। टिफानी यहाँ पर ट्रिस
स्ट्रेटस के ऊपर अगेन अटैक हो जाता है नाया जैक्स और कैंडिस लरे का। सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं, नाया जैक्स जो पूरा अनलीस्ट हो चुकी है, अनरेजिस्टेबल फोर्स अपनी दिखाती हैं और लेग ड्रॉप हिट करती हैं टिफानी स्ट्रैटन को, यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी द क्वीन शार्लेट फ्लेयर आ जाती है, अपनी एंट्रेंस करके रिंग के अंदर आती है और चेयर उठाती है, मारती नहीं है भाई, उसी चेयर के ऊपर बैठ जाती है और टिफानी स्ट्रैटन को कहते हैं कि ए लड़की उठना, क्या सो रही हो क्या, जल्दी उठो, इसलिए टिफी टाइम है। चल कोई बात, तुम तो उठने नहीं वाली तो ठीक है, मैं अनाउंस करती हूँ, मैं तुम्हें चुन रही हूँ रेसलमेनिया के लिए, तो मैं तुम्हें रेसलमेनिया में मिलती हूँ। तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो जाती है, ऑफिशियल हो जाती है, टिफानी स्ट्रैटन को चूज कर लिया है यहाँ पर शार्लेट फ्लेयर ने रेसलमेनिया अपोनेंट के तौर पर। उनका इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं इसके ऊपर, तो टिफानी स्ट्रैटन कहते हैं कि मैं कुछ फील नहीं कर पा रही क्योंकि जो हुआ आज मेरे साथ काफी डिस्कस्टिंग है वो। लेकिन यहाँ पर स्ट्रैटस आती है और वो यहाँ पर एक ऑफर, एक अनाउंसमेंट करती है कि टिफी टाइम है यहाँ पर, तो क्यों ना हम जो है एलिमिनेशन चेंबर जो कि मेरे घर में होने वाला है, स्ट्रैटस ऐसा कहती है, क्यों ना हम वहां पर एक टीम अप करें अगेंस्ट नाया जैक्स और कैंडिस लरे, तो भाई अब मजा आएगा भाई। ये शायद टैग टीम मैच जो ऑफिशियल हो जाएगा बहुत जल्द एलिमिनेशन चेंबर के लिए। अभी तक कोई पोस्टर तो निकल के आया नहीं है लेकिन हो ही जाएगा भाई, लेकिन वो होगा एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया का जो मैच ग्राफिक है वो हमें देखने को मिल चुका है, शार्लेट फ्लेयर वर्सेस टिफानी स्ट्रैटन, और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जे उसो वर्सेस गुंथर। तो ये दो मैच ऑफिशियल हो चुके हैं रेसलमेनिया के लिए, जिसके ऊपर उसो तालियां बजा रहे होते हैं बैक स्टेज में, और वहां पर ड्रू मैकिंटायर आते हैं और कहते हैं कि वाह अच्छी बात है, शार्लेट फ्लेयर टिफानी से लड़ने वाली है, जे उसो गुंथर से लड़ने वाला है, लेकिन तुम क्या करने वाले हो, मैं तो जा रहा हूँ रेसलमेनिया में चेंबर जीत कर, लेकिन तुम्हारा क्या होगा, तुम हमेशा ऐसे ही नो हिट करते ही रहोगे और कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर भाई चिढ़ाते हैं जिमी उसो को, लेकिन जिमी उसो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सुपर किक बजा के जाते हैं वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर को। तो भाई ड्रू मैकिंटायर को तो भाई फालतू में पंगे लेने की आदत है, क्या ही करे, साइकोपैथ है भाई। जिमी उसो की तरफ से यहाँ पर हो जाता है नो हीट। लेकिन इस शो के ऊपर जो है हमारा मेन इवेंट होने वाला है, जिसके लिए डेमियन प्रीस्ट अपनी एक हाइप पैकेज वीडियो भेजता है अपने आप को हाइप करने के लिए इस मैच के लिए। जेकब फाटू बैक स्टेज में भाई सोलो सिक्वा को ढूंढ रहा है बुरी तरीके से, आए कहाँ है, लेकिन भाई वो वहां पर मिलता है एक लॉकर रूम में बैठा हुआ आराम से। जेकब फाटू कहते हैं कि अब क्यों आया यहाँ पर, तो सोलो सिक्वा कहता है कि देख भाई मैं कंफ्यूज था, मैं पगला गया था पूरी तरीके से कि क्या हुआ है, मुझे चीजें समझने में टाइम लगा, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ, अब जो है हम फिर से चीजें कंट्रोल करेंगे। अब तू जा एलिमिनेशन चेंबर में और उसे जीत और रेसलमेनिया में जा और हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए वो टाइटल लेकर आ, हम ये सब एक साथ करेंगे। और सुन, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। तो शायद उसी तरफ से, लेकिन जेकब फाटू यहाँ से निकल लेता है अपनी एंट्रेंस के लिए। ब्रॉन स्ट्रोमन उसके बाद भाई अपने आप को हाइप करता है कि यहाँ पर जीत कर एक ही निकलने वाला है क्योंकि राक्षसों की लड़ाई होने वाली है, तो मैं आ चुका हूँ। ब्रॉन स्ट्रोमन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट एंट्रेंस करते हैं। शो के ऊपर एंड में ये ट्रिपल थ्रेट जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच स्टार्ट होता है, और एक्चुअल में भाई एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, इसमें कोई टीम अप नहीं होता है, एक थोड़ी देर के लिए होता है। जेकब फाटू डेमियन प्रीस्ट जो है ब्रॉन स्ट्रोमन को साइड करके आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मिनी टीम अप देखने को मिला था, लेकिन कोई काम का नहीं, क्योंकि भाई बाद ब्रॉन स्ट्रोमन रिटर्न करते हैं मैच में और ब्रॉन स्ट्रोमन इनको ऊपर, इन दोनों के ऊपर अटैक करते हैं भाई। देन जेकब फाटू मैच में काबू बनाए रखते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन से नीचे घसीटता है और यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर 3 स्टेप्स का यूज करते हैं। जेकब फाटू मैच डिस्क्वालीफाई नहीं होता है क्योंकि ट्रिपल थ्रेट मैच है, और ट्रिपल थ्रेट मैच है तो वो नो डिस्क्वालिफिकेशन पर चलता है। तो उसके बाद जेकब फाटू रिंग के अंदर जाती है, अगेन जेकब फाटू वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का रिंग के अंदर शो डाउन होता है, और भाई ब्रॉन स्ट्रोमन तो भाई मैच में आने ही नहीं देते भाई, थोड़ी देर के लिए आता है फिर उसे साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर वो ओल्ड स्कूल के लिए जाते हैं डेमियन प्रीस्ट, लेकिन यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन आकर पकड़ लेते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन को जेकब फाटू जो है धक्का दे देता है, उसके बाद समन ड्रॉप हिट करता है डेमियन प्रीस्ट को, सुसाइड डाइव हिट होती है रिंग साइड पर ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर, और फिर टॉप रोप पर चढ़कर रिंग के अंदर एक साउंड टॉन हिट कर देता है जेकब फाटू डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। उसके बाद एक सुपर किक और टॉप रोप पर जाता है मामला। और यहाँ पर जो मोमेंट था भाई, अगर थोड़ा सा भाई इसमें बंदे ऊपर नीचे होते, यानी कि अगर ब्रॉन स्ट्रोमन सबसे ऊपर होते यहाँ पर और बीच में होता जेकब फाटू और नीचे होता डेमियन प्रीस्ट, तो भाई रिंग ही टूट जाती, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि डेमियन प्रीस्ट तो ऊपर थे। यहाँ पर जो ये पावर बम और जर्मन सुप्लेक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिला था, बहुत ही अमेजिंग। उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमन अपना जलवा दिखाने लगते इस मैच में, वो जेकब फाटू को धोते हैं, रिंग साइड पर फेंक देते हैं। रिंग साइड पर जेकब फाटू को एक फ्लैट लाइनर मिलता है, वो भी टेबल के ऊपर, अनाउंस 10 के ऊपर, और यहाँ पर फिर ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी ट्रेन चला के आता है और ठोक
देता है डेमियन प्रीस्ट के अंदर अनाउंसर डेस्क के, और यहाँ पर अनाउंसर्स डेस्क के ऊपर एक चोक स्लैम हिट करता है ब्रॉन स्ट्रोमन जेकब फाटू के ऊपर। भाई ये ना टूटने वाला, भाई ये जो अनाउंसर डेस्क है वो नहीं टूटने वाला। रिंग के अंदर मामला जाता है, सुपर किक हिट होती है जेकब फाटू की तरफ से ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। अगेन यहाँ पर हिप अटैक्स हिट कर देता है जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। सैटरडे नाइट मेन इवेंट का डेजा वू होने वाला था, लेकिन भाई जेकब फाटू यहाँ पर रुक जाता है। वो रिंग साइड पर आता है, एक चेयर लेकर रिंग के अंदर जाता है और उसकी गर्दन में फंसा देता है ब्रॉन स्ट्रोमन की। लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ पर पलटवार करते हैं, उसी चेयर से जेकब फाटू को बहुत बुरी तरीके से धोते हैं और उस चेयर में फंसा देते हैं। फिर जेकब फाटू को ही ब्रॉन स्ट्रोमन और चिल्लाकर कहते हैं कि आप बोल आई लव यू चेयर, और फिर वो दूसरे कॉर्नर में जाकर रॉर कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक समोन स्पाइक हिट हो जाती है ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और वो रिंग के अंदर ढेर हो जाते हैं। सोलो स्क्वाड मैच में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद जेकब फाटू जो है रिंग के अंदर एक मूल सॉल्ट हिट कर देता है अपना फिनिशर, लेकिन कोई फायदा नहीं। यहाँ पर अचानक से कोडी रोड्स आ जाते हैं अपना गाना बजाकर और सोलो स्क्वाड को धोने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तामा तोंगा भी आ जाते हैं, वो यहाँ पर पकड़ लेते हैं कोडी रोड्स को। लेकिन समोन स्पाइक बजाने जब आते हैं कोडी रोड्स के ऊपर, मिस्टेकली कोडी रोड्स हट जाते हैं और वो समोन स्पाइक जाकर लगती है सीधा तामा तोंगा के ऊपर, जिसके ऊपर जेकब फाटू भड़क जाते हैं कि ये सोलो ये तूने की किया। लेकिन डेमियन प्रीस्ट बैक स्टेज पीछे से आता है और वो यहाँ पर जेकब फाटू के ऊपर अटैक कर देता है। कोडी रोड्स सोलो स्क्वाड को एक क्रॉस रोड हिट कर देता है रिंग साइड के ऊपर। डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर जाता है, ब्रॉन स्ट्रोमन से लड़ता है और उसे साउथ ऑफ हेवन लेकर जाता है। भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को साउथ ऑफ हेवन हिट कर देता है। डेमियन प्रीस्ट पिन करके इस मैच को जीत जाता है और क्वालिफाई हो जाता है एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। तो भाई ये भी स्टैक्ड हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ पर कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट रिंग के अंदर होते हैं, एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और इन दोनों के साथ जो है आज का स्मैकडाउन खत्म हो जाता है। कोडी रोड्स ऑफ एयर में जाकर ना भाई वही भाषणगिरी करते हैं नेता रोड्स और क्या भाई, और अपनी बेल्ट भी गिफ्ट करते हैं। लेकिन शो के दौरान प्रीटी डडली का इंटरव्यू हुआ था, जहां पर जो है उन्हें DIY कन्फ्रंट करते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम्हें बस एक मैच के लिए वो सब किया, कोई बात नहीं, लेकिन अगले हफ्ते भले ही वो मैच होगा लेकिन तुम जीतने वाले तो नहीं हो। तो अगले हफ्ते WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए प्रीटी डडली वर्सेस DIY मैच देखने को मिलेगा। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिमी ऊसो का एक मैच देखने को मिलेगा। इसके अलावा ट्रिपल एच ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, यहाँ पर अंडरटेकर की वाइफ मिशेल मैक्यूल को इंडक्ट कर दिया गया है रेसलमेनिया में हॉल ऑफ फेम के लिए। 2025 की हॉल ऑफ फेम में वो इंडक्ट हो चुकी है। तो भाई अंडरटेकर ने ट्रिपल एच को सरप्राइज दिया था, ट्रिपल एच ने अंडरटेकर को सरप्राइज दे दिया और 64 दिन बचे हैं भाई, अब शायद 63 या 62 दिन बचे होंगे रेसलमेनिया को। तो भाई कैसा फील हो रहा है बताओ कमेंट। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए